हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th का हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है विद्रोही और राज, ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। बेसिक पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। देखो बच्चों, 1857 का विद्रोह जो था, हमारे भारत में पहला ऐसा विद्रोह था जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, अंग्रेजों की नींव हिल गई थी। ठीक है ना, कि भैया अब हमारा शासन तो यहाँ चलने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा विद्रोह था हमारे भारत में, जिसमें सभी धर्मों के लोग एक साथ जुट होकर भारत को आजादी दिलाने के लिए एक साथ इकट्ठे हो गए थे। ठीक है, तो इसी विद्रोह के बारे में चलो सुनते हैं और शुरुआत करते हैं विद्रोह का आरंभ। तो देखो बच्चों, इस विद्रोह यानी 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 दोपहर के बाद मेरठ छावनी, ये उत्तर प्रदेश में है, से जो वहाँ के सिपाहियों ने क्या किया था, इस विद्रोह की शुरुआत की थी। ठीक है, भारतीय सैनिकों में बड़ी इसमें कौन सी थी, पैदल सेना हुआ करती थी। सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष या कोई ना कोई संकेत देते हुए इस कार्यवाही को क्या किया था, शुरू किया था। जैसे शाम के समय क्या किए गए, तोपे गादे गए, है ना, गोला दागा गया, है ना, कहीं विगुल बजाया गया और विद्रोह का संकेत दिया गया कि हाँ भाई, अब विद्रोह हो चुका है भाई, सभी लोग आप लोग इकट्ठे हो जाओ। पहले तो विद्रोहियों ने, सिपाहियों ने क्या किया, अंग्रेजों के शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया, सरकारी खजानों को लूट लिया और उसके बाद उनके जो जेल होते थे या सरकारी खजाने होते थे या टेलीग्राफ दफ्तर होते थे या रिकॉर्ड रूम होते थे या अंग्रेजों से संबंधित जो भी चीजें हुआ करती थी, उन सबको तहस नहस करते हुए जो पैदल सिपाही थे वो आगे बढ़ते गए थे। ठीक है ना, पहला इसमें क्या हुआ था, हिंदू और मुस्लिम एक हो गए थे पहले इसमें। ठीक है, दूसरा क्या होता, कानपुर, लखनऊ और बरेली कि जो साहूकार थे ना बच्चों, वो भी कहते जला दिए गए। और क्योंकि साहूकार कहने का मतलब क्या है, कानपुर और लखनऊ और बरेली के जो हो किस विद्रोही थे, उन्होंने साहूकारों के बही खाते जला दी, क्योंकि इन्हें अंग्रेजों को पिट्ठू मानते थे। जो विद्रोही थे, जो सिपाही होते थे, ठीक है ना, या जो विद्रोही थे, वो क्या मानते थे, साहूकारों को अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। इसके साथ साथ विद्रोहियों ने क्या किया, 11 मई को लाल किले पर ये वहां पहुंचे थे। ठीक है ना, और उस समय क्या था, अंतिम मुगल शासक जो था ना, बहादुर शाह जफर, ठीक है, वो रमजान के महीने में क्या था, नमाज पढ़ के उठा ही था कि क्या हुआ था, विद्रोहियों ने लाल किले को घेर लिया और बहादुर शाह के जफर पर सीधा गर्दन पे तलवार लटका दी। ठीक है, और उसे मजबूर कर दिया कि इस आंदोलन या इस विद्रोह को आशीर्वाद देने के लिए। और इस प्रकार बाद में क्या हुआ, 1857 के विद्रोह को बहादुर शाह जफर के नाम से ये चलाया जाया गया था। ठीक है ना, अब इसका यहाँ बेसिकली मोटिव क्या था, 1857 के विद्रोह का अगर शुरुआती कारण बोला जाए तो क्या हो रहा था कि यहाँ गाय और सुअर वाली कारतूसों का प्रयोग करने के लिए विद्रोहियों को मजबूर किया जा रहा था। जो सिपाही होते थे, भारतीय सिपाहियों को मजबूर किया जा रहा था। अब जैसे क्या था, सिपाहियों में कुछ मुस्लिम भी थे और कुछ हिंदू भी थे। तो ये जो कारतूस यानी बंदूक बनाते, जिसे इनफील्ड राइफल कहा जाता था, ये क्या होता था, गाय और सुअर की चर्बी से बना होता था। तो अगर कोई हिंदू इसे खींचेगा तो गाय उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और मुस्लिम खींचेगा सुअर, यानी सुअर तो से वो अवॉइड करते हैं, तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ था, विद्रोहियों ने एक नया विद्रोह किया जिसे कहते हैं 1857 का विद्रोह, है ना बच्चों। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। पहला, बहादुर शाह जफर। ठीक है ना, इनके बारे में पढ़ने वाले, बहादुर शाह जफर जो थे ना, ठीक है, अवध के शासक थे, ठीक है, नवाब थे। इन्हें क्या किया गया, अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये लोकप्रिय शासक नहीं है और इनकी गद्दी से हटा दिया, जिसके कारण इन्होंने, बहादुर शाह जफर ने क्या किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था। दूसरा, नाना साहेब, इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। ठीक है, झांसी की रानी, इनको अपने पुत्र को गोद लेने से इनकार कर दिया गया था, इसलिए झांसी की रानी क्या हो गई थी, विद्रोह में शामिल हो गई। वीर कुंवर सिंह, बिहार के आरा के थे वीर कुंवर सिंह, इनकी जमींदारी को छीन लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। ठीक है ना, तो ये भी इस विद्रोह में शामिल हो गए। इसके साथ साथ नागपुर का एक आदिवासी था जिसका नाम था गोनू, वो भी क्या हुआ था, इस विद्रोह में शामिल होता
गया था। अब ये विद्रोह क्या होता चला गया, धीरे धीरे काफी ज्यादा बड़े स्तर पर फैलने लग गया था। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान था, ठीक है ना। जैसे कि वाजिद अली शाह हो गए, ठीक है ना, वो भी क्योंकि उन्हें लोकप्रिय शासक ना कहकर उनको राजगद्दी से हटा दिया गया था, वो भी क्या हो गए थे, इसमें शामिल हो गए थे, ठीक है ना। इसके साथ साथ झांसी रानी में आप लोगों को बता ही दिया है ना। तो ये सारे लोग क्या हुए थे बच्चों, मतलब 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करता थे। अब बात करते मतलब अफवाहें और भविष्यवाणियां, यानी 1857 को विद्रोह में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां और अफवाहें थी जिन्होंने इनको विद्रोह को और ज्यादा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे गाँव में क्या हो रहा था या ग्रामीण क्षेत्रों में ये खबर आ रही थी कि गाय और सुअर वाले कारतूसों का प्रयोग किया जा रहा है। अंग्रेज मजबूरन भारतीय सिपाहियों को गाय और सुअर वाले कारतूसों का प्रयोग करने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी कि मतलब क्या होता है, एक शुरुआत ऐसे होती है कि कोई गांव था, वहाँ एक नीची जाति का, ठीक है, एक व्यक्ति होता है, तो वो ऊंची जाति के व्यक्ति से क्या करता है, पानी मांगता है, ठीक है। एक सिपाही होता है, ऊंची जाति के सिपाही से क्या मांगता है, नीची जाति का व्यक्ति जो खलासी था उससे पानी मांगता है। तो ऊंची जाति का व्यक्ति जो होता है ना, वो उस व्यक्ति को ये कहकर मना कर देता है, कहता है कि भाई तेरे छुए जाने से मेरा ये लोटा क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। ये कहकर वो जो मतलब सिपाही था, जो ऊंची जाति का था, वो उसे पानी नहीं देता है। तो इसी ये प्रतिक्रिया में वो खलासी ने जवाब दिया कि जो तुम इन अंग्रेजों का इतना बन रहे हो, ये आने वाले टाइम में अभी तुम्हें क्या करे, गाय और सुअर की कारतूसों का प्रयोग करने के लिए मजबूर कर देंगे। और यही खबर क्या होता है, जंगल में आग की तरह फैल गई और धीरे धीरे ये फैलती गई थी, ठीक है ना। मंगल पांडे भी इसी संबंध, जब मंगल पांडे को इस बात का पता लगा था तो उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था, इसीलिए विद्रोह और ज्यादा फैल गया था। दूसरा, बाजारों में क्या हो रहा था, गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलाकर बाजारों में बेचा जा रहा था, ठीक है। इसके साथ ईसाई प्रचारकों की गतिविधियां, मतलब भारत में बहुत सारे ऐसे ईसाई प्रचारक थे जो भारत में आए थे और लोगों को ये लालच दे रहे थे कि अगर आप ईसाई बन जाते हो तो आपको अंग्रेज अफसर बना दिया जाएगा, ठीक है। इसके चपाती वाले की घटना, अब बच्चों देखो, चपाती वाले की अगर बात की जाए ना, तो चपाती वाले की घटना तो मतलब स्पष्ट नहीं हो पाई है। जैसे हुआ क्या है, उत्तर भारत के विभिन्न भागों में क्या हो रहा था, गांव गांव में चपाती बांटने की एक रिपोर्ट आ रही थी, ठीक है। बताते हैं कि रात के समय क्या होता है, एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचने का निर्देश देता था और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता था। लोग उसे किसी आने वाली उथल पुथल का संकेत मान सकते थे, ठीक है ना। इस चपाती बांटने वाली जो थी ना बच्चों बात, ये घटना ना उस समय समझ में आई थी ना अब, इसके उद्देश्य ही समझ में आज तक नहीं आए हैं, ठीक है। फिर आता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट था। जैसे क्या हुआ था, इस युद्ध में ये भविष्यवाणी की गई थी, 1757 में एक युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। तो प्लासी के युद्ध में ये भविष्यवाणी की गई थी कि आज से 100 साल पूरे होते ही, यानी 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज भारत में खत्म हो जाएगा। तो लोगों को लगने लग गया कि हाँ भाई वो टाइम आ चुका है ना। तो इसीलिए लोग क्या हो गए थे, बड़ी संख्या में इस विद्रोह में शामिल होने लगे थे। लोग अफवाहों पर विश्वास क्यों कर रहे थे, आगे जब जंगल मतलब ये अफवाहें फैल रही थी तो लोग इन अफवाहों पर विश्वास क्यों कर रहे थे। तो देखो पहला क्या हो बच्चों, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक उसने क्या किया था, भारत में पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचार और पश्चिमी शिक्षा संस्थाओं, ठीक है ना, की स्थापना करी और भारतीय समाज को सुधारने का प्रयास किया था, ठीक है ना। और इन्होंने इसके साथ साथ क्या होता, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय की स्थापना करी और यहाँ पश्चिमी कलाओं और विचारों को सिखाया जाता था, ठीक है ना, इन क्षेत्रों में। तो और इसके साथ साथ क्या हुआ, शासकीय दुर्बलता। ये शासकीय दुर्बलता का मतलब क्या हुआ कि जैसे वाजिद अली शाह के साथ हुआ था, उनसे ये कहा गया कि ये लोकप्रिय शासक नहीं है। अवैध दत्तकता को मान्यता ना देना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे उस समय ना झांसी की रानी पुत्र प्राप्त करना चाहती थी, गोद लेना चाहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने वो भी लेने नहीं दिए। इसके साथ साथ सती प्रथा का अंत हुआ, अंग्रेजों ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में किया था।
हिंदू विधवा पुनः विवाह को मान्यता दी। ठीक है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे क्या हो गई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने लग गई थी। अब लोगों को इस बात का अंदाजा होने लग गया, लोगों को ये लगने लग गया ना कि भाई अब क्या हो रहा है, कि मतलब ये लगातार हमारे भारत में चेंजेस करते जा रहे हैं, परिवर्तन करते जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए लोग क्या हो गए थे, इन अफवाहों पर विश्वास कर रहे थे। ठीक है, इसी में ईसाई प्रचारक भी आ जाएंगे, बहुत सारे ईसाई भारत में आके लोगों को लालच दे रहे थे। तो लोग विश्वास करने जा रहे थे भाई हमारी संस्कृति को नाश करना चाहते हैं और हम पर अपनी संस्कृति को लाद रहे हैं। अब बात करते हैं अवध में विद्रोह क्यों फैला था। तो देखो बच्चों, 1851 में क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, अवध की रियासत के बारे में एक कहावत कही थी कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। मतलब गिलास का मतलब क्या है, अवध की रियासत जो है जब ये हमारे पास आएगी तो कहीं ना कहीं ये अवध की रियासत क्या करेगी, हमें दिक्कत देगी। अब इसमें होता गया था 1801 में अवध पे सहायक संधि थोपी गई। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके साथ साथ इस संधि में ये कहा गया था कि नवाब क्या करेगा, जो नवाब वाजिद अली शाह है, जो भी वहाँ शासक हैं, ठीक है, उनकी सेना खत्म कर दी जाएगी और उनकी रियासत में एक अंग्रेजी मतलब टुकड़ी हमेशा तैनात रहेगी और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर ही काम होगा। वहाँ एक ब्रिटिश अधिकारी मतलब दरबार में मौजूद होगा, ठीक है ना, जिसकी सलाह मानना पड़ेगा राजा को। अवध पर अब बात करते देखो कि आगे अवध का ही सबसे पहले अधिग्रहण क्यों किया गया, अंग्रेजों की आगे दिलचस्पी क्या थी, रीजन क्या था। तो देखो बच्चों, पहला क्या था, अवध की जो जमीन थी वो नील और कपास की खेती के लिए काफी ज्यादा उपयोगी थी। पहला कारण तो ये था। दूसरा क्या था, भारत के एक बड़े बाजार के रूप में, उत्तर भारत में अगर देखा जाए सबसे बड़े बाजार के रूप में जो अवध था, ठीक है, वो उसको विकसित किया जा सकता था। इन कारण क्या हो रहे थे, जो अंग्रेज थे वो अवध के ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब चलो मैं आप लोगों को बता दूं सहायक संधि थी क्या। तो पहला तो याद था सहायक संधि जो थी ना बच्चों, ये लॉर्ड वेलांजली द्वारा क्या होता, 1778 में तैयार की गई, लागू नहीं की गई थी, तैयार की गई थी। ठीक है, और अंग्रेजों ने क्या किया था, इसके साथ कुछ संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। जो ये संधि एक्सेप्ट करता था उसे कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। जैसा पहला, जो इस संधि को मानेगा, यानी सहयोगी पक्ष जो संधि को मानेगा, उससे क्या करेंगे, अंग्रेज बाहरी और आंतरिक चुनौतियों की रक्षा करेंगे। दूसरा क्या था, सहयोगी पक्ष के जो भूक्षेत्र होता था, जो जमीन तो होती थी ना, या भूक्षेत्र होता था, ये मतलब जागीर होती थी, उसमें हमेशा एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी जो होती ना वो तैनात रहेगी। और तीसरा ये कहा गया कि जो भी सहयोगी पक्ष सहायक संधि को मानेगा वो क्या करेगा, इस सैनिक टुकड़ी जो थी ना इसके रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, इसके साथ साथ सहयोगी पक्ष जो है ना वो बिना अंग्रेजों की अनुमति के ना तो किसी शासक के साथ कोई समझौता कर सकता है, संधि कर सकता है, और ना ही उनकी अनुमति के बिना कोई युद्ध कर सकता है। ये थी सहायक संधि, जो ज्यादातर रियासतों पर क्या किया गया था, बच्चों, थोपा गया था। ठीक है, एक और यहाँ टॉपिक है, देह से जान जा चुकी है। अब हुआ क्या था, सभी को पता, देखो 1801 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, ठीक है ना, मतलब अवध का अधिग्रहण किया था। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, वाजिद अली शाह को यह कहकर उनके पद से हटा दिया कि वो अच्छी तरह शासन नहीं चला पा रहे हैं। अर्थात वाजिद अली शाह अवध में एक लोकप्रिय शासक नहीं है। लेकिन सच्ची बात ये नहीं थी, ठीक है ना। अवध का हर एक व्यक्ति क्या करता था, जो लोग थे वो उन्हें दिल से चाहते थे। इसीलिए जब क्या हो रहा था, जब वाजिद अली शाह अपने प्यारे लखनऊ को छोड़कर विदा ले रहे थे, तो बहुत सारे जो लोग थे ना उनके विलाप में, उनके दुख में क्या होता, कानपुर तक उनके पीछे गए थे, है ना बच्चों। और नवाब के निष्कासन से बहुत सारे लोगों में दुख था, अपमान था, ठीक है ना, और लोग बहुत सारे असहाय हो गए थे। और उस समय बहुत सारे पर्यवेक्षकों ने ये दर्ज किया और उन्होंने एक लेख लिखा था। उन्होंने ये कहा था कि देह से जान जा चुकी है, यानी शरीर से जान जा चुकी है। शहर की जो काया बेजान थी, कोई भी सड़क, कोई भी बाजार या कोई भी घर ऐसा नहीं था जहां जान ए आलम यानी वाजिद अली शाह से बिछड़ने का विलाप या दुख का शोर ना गूंज रहा हो। इस टाइप से वहां मतलब लेखों में ये कहा गया था। इसके साथ साथ नवाब वाजिद अली शाह को
हटाए जाने के बाद जो दरबार और उसकी संस्कृति पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी क्या हुई थी, अब खत्म हो गई थी। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, अवध का अधिग्रहण किया था अंग्रेजों ने। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। मैंने बेसिक समझाने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है विद्रोही और राज, इस वीडियो का थर्ड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब चैनल में भी है, जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और समझो कि आखिर चैप्टर है क्या। तो चलो आगे बात करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह में जो विभिन्न प्रकार की जो चित्र हुआ करते थे उससे हमें क्या जानकारी मिलती है। जैसे कि देखो बच्चों, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा बहुत सारी तस्वीरें पेंसिल से बनाई गई थी। इन्हीं में से एक क्या था, जो कैंपनेल के आगमन पर जश्न मनाने का दृश्य जो दिखाया गया है आपको सामने दिख रहा होगा। ये दर्शा रहा है कि ब्रिटिश सत्ता किस तरीके से दोबारा नियंत्रित हो चुकी है। ठीक है, ये टॉम जॉन्स बार्कर द्वारा ये चित्र बनाया गया है। इसे कहते हैं रिलीफ ऑफ लखनऊ। ठीक है ना। इसमें किस प्रकार से विद्रोहियों ने जब आसपास से अंग्रेजों को घेर लिया था तो किस प्रकार से कैंपबेल ने और बहुत सारे अंग्रेज अफसर आए थे और किस तरीके से अंग्रेजों को ये राहत मिली थी, उसका दृश्य दिखाया जाता है। दूसरा आता है जोसेफ नोएल द्वारा एक चित्र बनाया गया जिसे कहा जाता है इन मेमोरियम। ठीक है, इन मेमोरियम जो चित्र में क्या है, विद्रोहियों की हिंसा व बर्बरता को चित्रण किया गया है कि किस तरीके से जो कुछ महिलाएं जो हैं वो किस तरीके से भय में है ना वो बैठी हुई हैं और आसपास विद्रोही किस तरीके से वहां आना चाहते हैं। इस प्रकार का भय और डर को दिखाया गया है इन मेमोरियम चित्र में। नेक्स्ट आता है कानपुर में सिपाहियों से अपनी रक्षा करती हुई मिस वेलर का जो चित्र दिखाया गया आपको दिख रहा होगा। मिस वेलर जो है वो विद्रोहियों का सामना करते हुए दिखाया गया है। इस चित्र में दिखाया गया है जिसमें क्या है, जो धरती पर है ना बच्चों बाइबल पढ़ी हुई है और अंग्रेज औरत क्या करती जा रही है, अपनी इज्जत का मतलब संघर्ष करते हुए दिखाया गया है और धर्म की रक्षा का संघर्ष साबित करता है ये चित्र। ठीक है, नेक्स्ट चित्र की बात करते जो जस्टिस यानी न्याय। ठीक है ना, 12 सितंबर 1857 को चित्र के नीचे पट्टी पर लिखा है कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के समाचार के समूचे इंग्लैंड में प्रतिशोध की गहरी चाह और भयानक अपमान का भाव पैदा कर दिया है, वो ये चित्र दिखा रहा है। इस चित्र में अंग्रेजों द्वारा विद्रोहियों से प्रतिशोध की भावना है ना बच्चों, दुश्मनी की भावना और उनको सबक सिखाने की भावना पनपती हुई दिखाया गया है। जैसे एक हाथ में इस स्त्री ने क्या किया, तलवार ले रखी है और दूसरे हाथ में क्या है, ढाल ले रखी है और महिला का आक्रामक रूप दिखाया गया किस तरीके से विद्रोहियों को आक्रामक रूप की तरह मतलब नस्तनाबूद कर रही है ये स्त्री। इससे जस्टिस यानी न्याय की देवी माना गया है। आगे जो चित्र है जिसका नाम है एग्जीबिशन ऑफ द म्यूनिटिशियस एट पेशावर ब्लोइंग फ्रॉम द गन्स। ठीक है, इस चित्र में क्या किया गया, चित्र में ये पेशावर के विद्रोहियों के बारे में दिखाया गया है कि किस तरीके से पेशावर के विद्रोहियों को तोप से उड़ाते हुए दिखाया गया है ना बच्चों, कि किस तरीके से यहाँ बहुत सारे लोगों विद्रोहियों को फांसी दी गई है और उन्हें क्या किया गया है, तोप के आगे लगाकर उन्हें फोड़ दिया गया है। एक और चित्र आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं द क्लिमिक्स ऑफ द कैनिंग। ठीक है ना, ये कैनिंग के दया भाव के बारे में बताता है। जब जो गवर्नर जनरल कैनिंग ने क्या किया था, ऐलान किया था कि नरमी और दया की भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, है ना, तो ब्रिटिश प्रेस ने उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि इन विद्रोहियों से कोई मजाक मतलब इन विद्रोहियों से कोई लाभ होने वाला नहीं है ना। हास्य परक व्यंग की ब्रिटिश पवित्र जो पत्रिका है, पत्र के पत्रों में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग जो है एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया है कि वो किस तरीके से उसका हाथ एक सिपाही के सिर पर है
जो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए हुए दोनों से खून टपक रहा है बच्चों, आप दिख रहा होगा, ठीक है ना। और ये एक ऐसी छवि थी जो उस समय बहुत सारे ब्रिटिश तस्वीर या ब्रिटिश पत्रिकाओं के सामने आई थी, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको ये चित्र दिख रहा होगा, इसमें देखो फिल्मों और पोस्टरों में क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई की छवि को एक मर्दाना योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है ना। आप सभी को पता है झांसी की रानी जो है एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में थी, ठीक है ना, जो दुश्मनों को पीछा करते हुए और ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की घात उतार देती थी रानी लक्ष्मीबाई। और देश के विभिन्न भागों में बचे सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियां हैं जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। या आपने लोक कथाओं या लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को देखा होगा। फौजी पोशाक में भी दिखाया गया है, घोड़ों पर सवार होते हुए दिखाया गया और एक हाथ में तलवार के रूप में दिखाया गया है और अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध का सामना करते हुए दिखाया गया है। ये थे 1857 के विद्रोह के कुछ छवियां। 1857 के विद्रोह के असफल होने के कारण आखिर ये सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा, अनसक्सेसफुल क्यों हुआ था? तो पहला क्या था बच्चों, 1857 के विद्रोह में शक्तिशाली नेताओं का अभाव था, ठीक है, जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर सके, ऐसा कोई विद्रोही नहीं था। दूसरा था क्या था, यानी 1857 के विद्रोह में क्या था, हथियारों का लोगों के पास या विद्रोहियों के पास कमी थी, हथियार उतने उपलब्ध नहीं थे। तीसरा, ये निर्धारित समय से पहले ही ये विद्रोह हो गया था। और चौथा, जो बड़े बड़े जमींदारों का ना इस विद्रोह में मतलब समर्थन नहीं मिल पाया और इन कारणों से ये 1857 का विद्रोह असफल रहा, अन्यथा में भारत को आजादी तो इसी टाइम मिल जाती। तो ये था बच्चों इस चैप्टर का कंप्लीट पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद। हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों आज हम क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है विद्रोही और राज, ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है एनिमेशन के साथ। तो चलो डिस्कस करते हैं आखिर इस चैप्टर में है क्या। तो इसमें बच्चों ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आखिर जो अवध के जो तालुकदार थे, आप तालुकदार कह सकते हो, जमींदार टाइप से होते, तालुकदारों की सत्ता को अंग्रेजों ने किस प्रकार छेड़ा था, ठीक है। तो पहला क्या किया बच्चों, अंग्रेजों ने क्या किया, अवध के अधिग्रहण यानी अवध के अधिग्रहण के बाद तालुकदारों की जो सत्ता थी उसे छेड़नी पड़ी थी या तालुकदारों की सत्ता को छीन लिया। पहला तो उन्होंने क्या किया, अवध के तालुकदारों के जो किले थे ना बच्चों वो ध्वस्त कर दिए गए और मतलब पहला क्या कहता, जो अवध में जो तालुकदार होते थे ना, ठीक है ना, उनके किले काफी हुआ करते थे और जागीरें काफी बिखरी हुई होती थी। और इसके साथ साथ पहला क्या होता था बच्चों, पीढ़ियों से जो उनकी जमीन और उनकी सत्ता पर अवध के तालुकदारों का नियंत्रण होता था, है ना। और इनके पास खुद का क्या होता, हथियारबंद सिपाही होते थे और इनके पास किले हुआ करते थे तालुकदारों के पास। और तालुकदारों की सेना को मतलब अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, बाद में समाप्त कर दिया और उनके किलों को क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। इसके साथ साथ तालुकदारों की हैसियत और सत्ता को नुकसान पहुंचाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, एक मुश्त बंदोबस्त लागू कर दिया गया। अब एक मुश्त बंदोबस्त क्या था, इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने ये कहा कि जो तालुकदार हैं वो बिचौलिए हैं, उनका उनकी जमीन पर कोई भी मालिकाना हक नहीं है। तो तालुकदारों की सभी सामाजिक मतलब जो व्यवस्था उनकी भंग कर दी गई और एक मुश्त बंदोबस्त लागू होने के बाद तालुकदारों को क्या किया गया, उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया था। अंग्रेजों ने उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया था, ठीक है। और इस तरीके से क्या किया, उनके किले ध्वस्त कर दिए गए, ठीक है, न्यायिक अधिकार छीन लिए गए और इस तरीके से अंग्रेजों द्वारा अवध के तालुकदारों पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं बच्चों 1820 में अंग्रेज जो अफसर होते थे वो तालुकदारों के संबंध किस प्रकार हुआ करते थे, ठीक है ना। तो अवध और मतलब जैसे अगर बात की जाए किस तरीके तालुकदार नहीं बच्चों, 1820 में अंग्रेज अफसर और क्या बच्चों मतलब भारतीय सिपाहियों के भी संबंध किस प्रकार हुआ करते थे। तो पहला क्या था, जो अंग्रेज अफसर होते थे वो सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे, मतलब दोस्ती कायम किया करते थे, दोस्त की तरह रहा करते थे। इसके साथ साथ
जो अफसर होते थे, अंग्रेजी अफसर, वो भारतीय सिपाहियों की मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध किया करते थे, उनके साथ तलवारबाजी करते थे, उनके साथ शिकार पर जाते थे। इसके साथ साथ उनमें से बहुत सारे जो अंग्रेज अफसर थे ना, वो हिंदुस्तानी बोलना जानते थे, और यहाँ तक कि रीति रिवाज और सांस्कृतिक जो नहीं होता बच्चों, त्योहार व्योहार होते थे, उनके बारे में भी उन अंग्रेज अफसर को मालूम होता था। इस प्रकार के 1820 में अंग्रेज अफसर और भारतीय सिपाहियों के बीच संबंध हुआ करते थे। लेकिन 1840 में क्या हुआ बच्चों, अंग्रेज अफसर और भारतीय सिपाहियों के बीच जो संबंध था ना, उसमें काफी परिवर्तन आ गया। जैसे कि अब क्या हो गया, अंग्रेजों में या भारतीय अफसरों में श्रेष्ठता की भावना आ गई। श्रेष्ठता का मतलब क्या था कि उन्हें अब इस बार ये लगने लग गया कि ये नीची जाति के लोग हैं, ये एक सिपाही मेरी तरह मतलब मेरे साथ बैठेगा, मेरे साथ खाना खाएगा, है ना, इस तरीके का। और वह सिपाहियों को कमतर नस्ल का समझने लग गए थे। उनकी भावनाओं को जरा सा भी वो लोग ख्याल नहीं रखने लग गए अब अंग्रेज जो थे ना, और हमेशा भारतीय सिपाहियों के साथ गाली गलौज करते थे, मारा पीटा किया करते थे, और सिपाही और अफसरों के बीच इसीलिए क्या हो गया था, फासला बढ़ गया था। और जो पहले ट्रस्ट हुआ करता था भारतीय सिपाहियों और अंग्रेज अफसरों के बीच, वो अब शक ले लिया था, उसकी जगह संदेह ने ले गया था। इसके साथ साथ जब ये खबर लोगों के बीच पहुंची ना, चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना, ठीक है ना, तो जब लोगों तक ये बात पहुंची तो लोगों को लगने लग गया, भारतीय सिपाहियों को लगने लगा हाँ भाई ये जरूर हो सकता है, जब हमारे साथ इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके साथ ये भी याद रखना चाहिए कि महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। जैसे बंगाल आर्मी के सिपाहियों में बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हुआ करते थे जो बंगाल आर्मी में थे। और याद रखना इसीलिए, और इसमें क्या था, उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण थे, ऊंची जाति के थे। और अवध के तो बंगाल अवध जो था, अवध के सबसे ज्यादा सिपाही थे अंग्रेजों के भी, तो इसीलिए अवध को क्या कहा जाता है, बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे, उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे, वो जल्द ही सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लग गए थे। दूसरी ओर कारतूसों के बारे में जो सिपाहियों का जो भय था ना बच्चों, या छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायत थी, वो बढ़ते दुर्व्यवहार और नस्ली गाली गलौज के प्रति बढ़ता असंतोष गांव में फैलने लग गया था। और इसीलिए क्या हो रहा था बच्चों, गांव के लोग और ज्यादा भड़क उठते थे, है ना। अब बात करते आखिर विद्रोही क्या चाहते थे। तो देखो बच्चों, अंग्रेज विद्रोहियों को क्या मानते थे, असभ्य मानते थे, बर्बर मानते थे कि ना कोई पढ़े लिखे तो है नहीं, नालायक के गधे, इस तरह मानते थे। और ये विद्रोही जो थे ना, ज्यादातर समय जो विद्रोही थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसलिए इनके बारे में हमें विद्रोहियों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाती कि आखिर ये चाहते क्या थे। पढ़े लिखे नहीं है तो कहाँ से जानकारी मिल पाएगी, है ना। और इतिहासकार 1857 के विद्रोह को लिखने के लिए अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे अंग्रेजों के विचारों के बारे में पता चलता है, ठीक है, ना कि विद्रोहियों के बारे में। तो ये समस्या बढ़ जाती है कि आखिर विद्रोही क्या चाहते थे। इस बात का पता उस समय भी नहीं चल पाया था और अब भी नहीं चल पाया है। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह में एकता स्थापित करने के लिए कौन कौन से तरीके स्थापित किए गए थे। तो देखो बच्चों, पहला क्या था, 1857 के जब विद्रोह हुआ था तो विद्रोहियों द्वारा जो जारी की गई जो घोषणा है, उसमें जाति धर्म जाति रंग रूप के बिना है इसका भेदभाव किए बगैर समाज के सभी तबकों को आह्वान किया गया कि भाई विद्रोह में शामिल हो जाओ। मैटर नहीं करता आपकी जाति क्या है, आपका रंग क्या है ना। और बहुत सारी घोषणाओं में मुस्लिम राजकुमारों और नवाबों की तरफ से किया गया, जिनमें उनके नाम दिए गए थे मुस्लिम राजकुमारों ने, ठीक है ना। ये जारी किया गया था घोषणाएं। इसके साथ साथ उनपे भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा गया था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में दिखाया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का ही नुकसान और नफा नुकसान था, इस तरीके से दिखाया जा रहा था। इसके साथ साथ बहादुर शाह के जो नाम से जो जारी की गई जो घोषणा होती थी ना, उसमें महावीर हो गया और मोहम्मद की दुहाई देते हुए समाज के सभी लोगों को इस युद्ध में शामिल होने के लिए आह्वान किया गया था। हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई जो पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशें लगातार क्या हो रही थी, बेअसर हो रही थी। इसी का एक उदाहरण हमें कहाँ मिलता है, दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली में मिलता है।
जिसमें हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, 50,000 रुपये खर्च किए थे। लेकिन उनकी ये कोशिश क्या रही थी बच्चों, नाकामयाब रही थी। तो ये चीजें थी जिसके कारण 1857 के विद्रोह में क्या स्थापित किया गया, एकता स्थापित की गई थी। अब बात करते उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। देखो बच्चों, जो उस समय घोषणाएं जारी की गई थी, तो घोषणाओं में फिरंगी राज से संबंधित हर चीज के बारे में, मतलब चाहे अंग्रेजों से संबंधित हर चीज को खत्म करने की बात की गई थी। अंग्रेजों की निंदा की गई थी। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले तो किया जा सकता था, लेकिन अब अंग्रेजों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा गया और विद्रोहियों को क्या गया, जो विद्रोहियों द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, वो इस डर को बताती थी कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए थे। ये बात सच है। और वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे। इसी डर की वजह से क्या होता, लोग अफवाहों पर क्या कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे। और लोगों को प्रेरित किया गया था कि वो एक जगह इकट्ठे होकर मिलकर अपने रोजगार के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी अस्मिता के लिए लड़ा। ठीक है ना। और ये व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। विद्रोहियों ने सूदखोरों के बही खाते जला दिए, ठीक है, और उनके घर तोड़ फोड़ दिए थे, विशेषकर साहूकारों के। इस टाइप का था। अब बात करते 1857 के विद्रोह को दमन करने के लिए, या अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को रोकने के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई। तो पहला नीति अपनाई थी मार्शल लॉ। अब बोलोगे बच्चों मार्शल लॉ क्या था, तो देखो, भारत को दोबारा जीतने के लिए, ठीक है बच्चों, टुकड़ियों को रवाना किया गया। और इसके साथ साथ सैनिक तो आएंगे ही, इसके साथ साथ उत्तर भारत में ना फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए गए। ठीक है। और अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उन्हें सजा देने का अधिकार दे दिया गया था। मतलब इसमें क्या था, जिस भी विद्रोही पर अगर शक होता था या किसी व्यक्ति पर शक होता था ना कि वो व्यक्ति विद्रोह में शामिल है, तो ऐसे विद्रोहियों को केवल एक ही सजा थी, और वो है सजाए मौत के घाट उतार देना। तो पहला रणनीति अपनाई थी उन्होंने मार्शल लॉ। दूसरा रणनीति अपनाई सैनिक कार्यवाही। देखो बच्चों, ब्रिटेन से जो सैनिक टुकड़ियां मंगाई गई, ठीक है, वो अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम करने के लिए मंगाई थी। और विद्रोहियों की तरह अंग्रेज भी दिल्ली के महत्व को समझ चुके थे कि दिल्ली का क्या महत्व है। इसीलिए अंग्रेजों ने भी क्या किया, दिल्ली पर दो तरफा आक्रमण किया, एक पंजाब से और एक कलकत्ता से, और दिल्ली पर आक्रमण कर लिया। और जाकर फिर अंग्रेजों ने क्या किया, दिल्ली पर सितंबर में जाकर कब्जा कर पाए थे अंग्रेज। ठीक है। इस तरीके से विद्रोहियों ने इस पर आक्रमण करके उसे मतलब अपने कब्जे में ले लिया था। तीसरा नीति क्या अपनाई थी, कूटनैतिक नीति। कूटनैतिक मतलब क्या था बच्चों, जैसे वर्तमान उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो विशाल जगह थे ना, वहाँ बड़े बड़े भूस्वामी और काश्तकारों ने मिलकर क्या किया था, अंग्रेजों का विरोध किया था। और अंग्रेज इस एकता को तोड़ना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े जमींदारों था ना, उनको आश्वासन दिया कि भैया अगर वो क्या करेंगे, अगर वो अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेज क्या करेंगे, उनकी जो जागीरें होती ना वो लौटा देंगे विद्रोही। ठीक है। इसके साथ साथ विद्रोही का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया। ठीक है। जो विद्रोह करते थे ना बच्चों, जो जमींदार विद्रोह करते थे, उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया गया। और जो वफादार हो गए थे, जो जमींदार अंग्रेजों की बात मान गए थे, उन्हें इनाम दिया गया। और बहुत सारे जमींदारों या तो बहुत सारे जमींदार अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए, या बहुत सारे भागकर नेपाल चले गए। और उन्होंने बीमारी और भूख के कारण तड़प तड़प कर क्या हो गए, ऐसे जमींदार क्या हो गए थे, मारे गए थे। तो ये था बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, थर्ड पार्ट जरूर